सरकार के लाइसेंस वाली शराब अलग बिक रही है। अगर आप इसको अंदाजा लगाना चाहें कि 24,400 तो लाइसेंस शुदा दुकानें हैं, तो कम से कम हो सकता है 50,000 दुकानें ऐसी भी होंगी या 50,000 केंद्र ऐसे भी होंगे जो बिना लाइसेंस के इस देश में चल रहे हैं और अंधाधुंध शराब इस देश में बेच रहे हैं। हमारी वर्तमान सरकार के आंकड़े हैं कि हर साल इस देश में करीब 7 करोड़ 60 लाख लीटर 7.6 करोड़ लीटर बियर का उत्पादन होता है, सरकार बोलती है। और सरकार कहती है कि करीब 1 करोड़ लीटर बियर छोड़कर दूसरी शराबों का उत्पादन होता है, माने 8.5 करोड़ लीटर शराब का उत्पादन होता है। और ये आंकड़े हैं 2003-2004 के। सरकार ये कहती है कि हर साल शराब की मांग में 15% की वृद्धि होती है, तो 15% की वृद्धि को लगा दिया जाए तो अभी लगभग 10 करोड़ लीटर शराब इस देश में पैदा होती है और बेची जाती है। 115 करोड़ की आबादी का देश है और 10 करोड़ लीटर शराब इस देश में उत्पादन होती है और बेची जाती है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, हर हिंदुस्तानी पर लगभग 10 लीटर शराब उत्पादन हो रही है और वो बेची जा रही है। और इस शराब के उत्पादन में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार चलता है। 20,000 करोड़ के व्यापार में ये शराब बनती है और भारत के लोगों को बेच दी जाती है। हमारे देश की सरकारों का क्या स्वार्थ है इस शराब के उत्पादन पर और बिक्री ज्यादा से ज्यादा बढ़े? तो सरकारों का ये कहना है कि शराब से टैक्स बहुत मिलता है, कर बहुत मिलता है, सरकार को आमदनी बहुत होती है, इसलिए सरकार इसको बढ़ावा देती है। और दूसरा जो कारण है वो मैंने पहले बता दिया। अंग्रेजों के जमाने में वो कारण पैदा हुआ था कि जो शराब पिएगा नैतिक रूप से मजबूत नहीं रहेगा, चारित्रिक रूप से मजबूत नहीं रहेगा, धार्मिक आध्यात्मिक रूप से मजबूत नहीं रहेगा और वो आदमी आसानी से गिरेगा। और जो गिर सकता है वो सरकार से लड़ नहीं सकता, जो गिर जाता है वो व्यवस्था को नहीं बदल सकता, जो गिर जाता है वो गलत का विरोध नहीं कर सकता, और जो गिर जाता है वो गलत को हर दिन सहन करता ही जाता है। तो भारतवासियों को गिराते जाना ताकि वो सरकार के खिलाफ कोई विद्रोह और बगावत ना करें, इसके लिए दूसरी नीति है। तो इस गिरावट में हम कहां तक पहुंच गए हैं, बहुत दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि 1760 अंग्रेजों के आने के पहले और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पहले एक भी हिंदुस्तानी शराब नहीं पीता था। अब धीरे धीरे भारत में शराब पीने वालों की संख्या बढ़कर हमारी कुल आबादी का लगभग 20% हो चुकी है। बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। जहां 1760 के साल में एक भी भारतवासी शराब न पीता हो, आज इस हिंदुस्तान में 20% भारतवासी शराब पी रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं, लगभग 22 करोड़ भारतवासी शराब पी रहे हैं। और इन 22 करोड़ भारतवासियों में लगभग 5 से 7% भारतवासी ऐसे हैं जिनको रोज शराब चाहिए। एक दिन भी अगर उनको शराब ना मिले तो उनका दिन नहीं गुजर सकता, उनकी रात नहीं गुजर सकती, वो काम नहीं कर सकते, वो अपने जीवन में सामान्य नहीं रह सकते। ऐसे 5 से 7% भारतवासी हो गए। माने करोड़ों की संख्या में ऐसे भारतवासी हैं जिनको रोज शराब चाहिए, ना मिले तो उनके सिर में दर्द होगा, शरीर में दर्द होगा, वो काम नहीं कर पाएंगे, उनका मन नहीं लगेगा, उनमें आलस्य रहेगा, चुस्ती फुर्ती नहीं रहेगी। इतनी बुरी आदत उनको पड़ चुकी है। अब आप सोचिए, जब 20-22 करोड़ का हमारा समाज शराब में डूब चुका हो, चरित्र से तो गिर ही जाएगा, नैतिकता में तो कमजोर हो ही जाएगा, धार्मिक रूप से तो मजबूत वो रह नहीं पाएगा, आध्यात्मिक शक्ति तो उसमें कहीं समा नहीं पाएगी। ऐसे 20-22 करोड़ हिंदुस्तानियों को सरकार ने मीठी नींद में सुला रखा है। जैसे कभी अंग्रेजों ने किया था, वही अब हिंदुस्तान में आजादी के बाद काले अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है। तो थोड़ी देर पहले जो स्वामी जी ने आपसे कहा और मैंने आपको व्याख्यान के शुरू में कहा कि हमको नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से गिराने की जो साजिश हो रही है, हमको नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से कमजोर करने की जो साजिश हो रही है, उसका एक बड़ा हिस्सा है ये शराब और शराब के द्वारा गिराए जाने वाले लोगों की अधोगति। अब आप बोलेंगे तो क्या करना चाहिए? तो भारत स्वाभिमान अभियान ने
एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठाया है। आप अगर भारत स्वाभिमान अभियान की नीतियों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि भारत स्वाभिमान अभियान की 9 नीतियों में से प्रमुख है व्यसन मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत, शराब मुक्त भारत, शराबियों से मुक्त भारत। ऐसा हम एक भारत बनाना चाहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति नशा ना करता हो, कोई व्यक्ति व्यसन ना करता हो, कोई व्यक्ति शराबी ना हो, चारित्रिक और नैतिक रूप से कोई गिरा हुआ ना हो। ऐसा भारत बनाने का हमारा संकल्प है। आप बोलेंगे जी ये संकल्प पूरा कैसे होगा? ये संकल्प पूरा करने की जिम्मेदारी और जवाबदारी आप सबके ऊपर है, हम सबके ऊपर है। हम सब भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता, हम सब भारत स्वाभिमान के सेनानी, जिनके सेनापति परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी हैं, हम सबको ऐसे सेनानी के रूप में काम करना है जो आदर्श के रूप में हम समाज में खड़े हो सके। हमारा आदर्श क्या है? हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता कम से कम अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का संकल्प लेंगे, कसम खाएंगे कि 22 करोड़ जो भारतवासी डूबे हुए हैं शराब के गर्त में और शराब के होल में डूबे हुए हैं, हम उसमें नहीं डूबेंगे और जो डूबे हुए हैं उनको उसमें से निकालने का रात दिन प्रयास करेंगे। हम तो नहीं डूबेंगे, हम तो जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएंगे, हम तो कभी बियर नहीं पिएंगे, विस्की नहीं पिएंगे, हम तो जिंदगी में कभी नशा नहीं करेंगे, व्यसन नहीं करेंगे। और दूसरे लोग जो इस नशे में डूब चुके हैं, व्यसन में डूब चुके हैं, इनको इस व्यसन में से और नशे में से बाहर निकालेंगे। और इस काम में हमारी बहनों की और माताओं की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। आप माताओं बहनों को एक पुरानी जानकारी मैं देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में माताओं बहनों ने एक जबरदस्त आंदोलन चलाया था शराबबंदी के खिलाफ, और इतना सफल आंदोलन हुआ था पूरे आंध्र प्रदेश में कि सरकार को झक मार के पूरे आंध्र प्रदेश में शराब बंद करनी पड़ी थी। वो माताओं बहनों की ताकत पर हुआ था। माताएं बहनें क्या करती थी? आंध्र प्रदेश के गांव-गांव में जाकर जो शराब बनाने के कारखाने होते थे, अड्डे होते थे, उनको तोड़ने का काम किया करती थी। और पुलिस कई बार उन्हें गिरफ्तार करती थी तो माताओं बहनों को घबराहट नहीं होती थी, डर नहीं होता था, वो आसानी से गिरफ्तारी देती थी और फिर दूसरी माताएं बहनें उनके स्थान पर आकर दूसरे स्थान को तोड़ने के लिए निकल जाती थी। ऐसी लाखों लाखों माताओं बहनों ने पूरे आंध्र प्रदेश में शराबबंदी का काम सफलतापूर्वक किया और पूरी सरकार को शराबबंदी आंध्र प्रदेश में करनी पड़ी थी और कानून बनाना पड़ा था। ऐसे एक दूसरा उदाहरण हरियाणा, वहां की माताओं बहनों ने भी शराबबंदी के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन किया था और आंदोलन इतना ताकतवर था और इतना सफल था और इतना सार्थक था कि हरियाणा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसी लाल को पूरे हरियाणा प्रदेश में शराबबंदी करनी ही पड़ी थी और शराब के सारे ठेके बंद करने पड़े थे। और यहाँ हरियाणा में भी यही होता था कि माताएं बहनें निकलती थी लाठियां ले लेके और जो शराब के ठेकेदार होते थे उनके सिरों को तोड़ देना, उनकी टांगों को तोड़ देना और उनके शराब के स्थानों को तोड़ देना, शराब के मटकों को तोड़ देना, ये जबरदस्त तरीके से पूरे हरियाणा में चला करता था। उत्तराखंड राज्य में भी सालों साल माताओं बहनों ने शराबबंदी का आंदोलन चलाया है और इस शराबबंदी के आंदोलन में बहुत सारी माताओं बहनों ने अपने जीवन को दांव पे लगाकर, अपने जीवन में रिस्क उठाकर उत्तराखंड में पूरी ताकत से शराबबंदी करवाई है। तो भारत में ऐसे कई राज्य रहे हैं जहां पर माताओं बहनों ने शराबबंदी का आंदोलन चलाया और पुरुष भाइयों ने उनका पूरी तरह से सहयोग दिया। तो हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं को भी ये बात आदर्श के रूप में अपने सामने रखनी चाहिए कि हरियाणा में अगर ये हुआ, उत्तराखंड में अगर ये हुआ, आंध्र प्रदेश में अगर ये हुआ, तो सारे देश में ये हो सकता है। बस एक साथ पूरी ताकत हमें लगाने की जरूरत है। हम भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता भारत के करीब 680 जिलों में फैले हुए हैं और ये अगर खड़े हो गए और एक एक योग शिक्षक ने 10 व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ लिया तो करोड़ों की संख्या में लोग आपके साथ इस अभियान में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इस शराब के बारे में हिंदुस्तान का हर पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी मानता है कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है, पीने लायक नहीं है, पिलाने लायक नहीं है, इसको तो बंद ही होना चाहिए। और शराब जिस घर में पी जाती है और पिलाई जाती है, उस घर की माँ और बहन को, बेटी को सबसे ज्यादा दुर्दिन देखने पड़ते हैं।
आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति का पैसा शराब में जाने लगता है, उस व्यक्ति के घर में खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। जिस व्यक्ति का पैसा शराब में डूबने लगता है, उस घर के बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है। जिस व्यक्ति का पैसा शराब में डूबने लगता है, उस घर के बच्चों का दवा दारू खत्म हो जाता है। जिस व्यक्ति का पैसा शराब में डूबने लगता है, उसकी सामाजिक इज्जत और हैसियत खत्म हो जाती है और उसकी पारिवारिक इज्जत भी चली जाती है। और इसका सबसे बड़ा कष्ट अगर किसी को होता है तो माँ को होता है, बहन को होता है, बेटी को होता है। किसी के बच्चे की पढ़ाई रुक जाए, किसी के बच्चे की दवा दारू ना होने पाए, किसी का बच्चा समाज में बदनाम होना शुरू हो जाए, ये सबसे ज्यादा कष्ट अगर होता है तो माँ को होता है। इसलिए माँ के मन में हमेशा तीव्रता रही है इस आंदोलन को चलाने की और अभियान को बढ़ाने की। तो मैं अपील करता हूँ भारत स्वाभिमान की सभी बहनों से, सभी माताओं से कि एक नया शराबबंदी का आंदोलन पूरे देश में हम भी चलाएं और आप आगे आगे चलें। हम सब भाई आपके साथ पीछे पीछे इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और भारत के लोग जो 22 करोड़ की संख्या में चारित्रिक और नैतिक रूप से डूब गए हैं इस शराब में, इनको बाहर निकालने का अभिक्रम करेंगे, प्रयास करेंगे। एक दूसरी छोटी सी बात और कहना चाहता हूं। अंग्रेजों ने हमें चारित्रिक रूप से और नैतिक रूप से नीचा दिखाने के लिए, कमजोर करने के लिए शराब के साथ एक दूसरा काम और भी किया था और उसमें भी हम भारतवासी काफी डूब गए हैं। और वो दूसरा काम ये था, भारतवासियों को वैश्यावृत्ति के रास्ते पर ढकेलना। बहुत खराब काम ये अंग्रेजों ने किया था। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि 1760 के पहले इस हिंदुस्तान में कोई शराब नहीं पीता था। ऐसे ही 1760 के पहले के दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड हैं, इस देश में कहीं कोई वैश्या घर नहीं था, वैश्यालय नहीं था पूरे हिंदुस्तान। ये अंग्रेज थे जिन्होंने सबसे पहला वैश्यालय और सबसे पहला वैश्या घर खोला सन 1760 में, प्लासी के युद्ध के बाद कलकत्ता में। कलकत्ता में एक बहुत बदनाम इलाका कहा जाता है जिसको भारत सरकार रेड लाइट एरिया कहती है और उसका नाम है सोनागाछी। ये सोनागाछी का रेड लाइट एरिया है। आपको सुनकर बहुत अफसोस होगा, दुख होगा, ये अंग्रेजों का बसाया हुआ है और अंग्रेजों का बनाया हुआ है। अंग्रेजी दस्तावेज और रिकॉर्ड्स को पिछले कई वर्षों से मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं। 1760 के पहले हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, कहीं भी वैश्याघर नाम की कोई चीज नहीं हुआ करती थी। तो आप बोलेंगे मुस्लिम शासकों के जमाने में क्या होता था? जब मुगल सम्राट इस देश में होते थे, मुगल शासक इस देश में होते थे, मुस्लिम धर्म को मानने वाले शासक होते थे, तब क्या होता था? मुस्लिम शासकों के जमाने में 700 साल तक इस देश में एक भी वैश्यालय नहीं बना, एक भी वैश्याघर नहीं बना। कुछ एक दो मुस्लिम शासकों ने, जो अपवाद माने जाते हैं, जिनको उनके धर्म वाले भी गालियां देते हैं, एक गलत काम शुरू किया था। माताओं, बहन, बेटियों को घरों में से उठा लेना और जबरदस्ती उनको एक महल में रखना। उस महल का नाम हरम होता था। उस हरम में मुस्लिम शासक अपने आमोद प्रमोद के लिए, समय गुजारने के लिए माताओं, बहन, बेटियों का नाच वगैरह कराया करते थे। तो ये कुछ मुस्लिम शासकों ने किया, लेकिन वैश्याघर और वैश्यालय इस हिंदुस्तान में कभी नहीं बना। आप बोलेंगे पुराने जमाने में तो हमारे देश में हमने इतिहास में पढ़ा है, कुछ उपन्यास भी पढ़े हैं। हो सकता है आपने एक उपन्यास पढ़ा हो अपने जीवन में, वैशाली की नगरवधु। ये सम्राट अशोक के जमाने की बात है, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने की बात है कि नगरवधु हुआ करती थी। हाँ, उस जमाने में नगरवधु हुआ करती थी, लेकिन उसका काम वैश्या के काम से बिल्कुल अलग होता था। नगरवधु जो होती थी वो पूरे नगर की बड़ी सम्मान और इज्जत वाली कोई महिला और बहन हुआ करती थी। और नगरवधु के शरीर को कोई भी पुरुष चाहे तो अपनी वासना का शिकार नहीं बना सकता था। और नियम और कानून ऐसे थे कि नगरवधु के शरीर को कोई छू भी नहीं सकता था। आप बोलेंगे फिर ये नगरवधु होती किस लिए थी? ये नगरवधु हुआ करती थी समाज के लोगों को संगीत की तालीम देने के लिए, शिक्षा देने के लिए, जैसे नृत्य सिखाने के लिए, जैसे गायन सिखाने के लिए, जैसे वादन सिखाने के लिए। वो संगीत की कला में बहुत निपुण कलाकार हुआ करती थी और उनके द्वारा संगीत शिक्षण और प्रशिक्षण का काम चला करता था।
सम्राट अशोक के जमाने में, सम्राट चंद्रगुप्त के जमाने में, सम्राट हर्षवर्धन के जमाने में, सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जमाने में, जितने भी भारत में चक्रवर्ती